मेरे प्यारे विद्यार्थियों एवं सभी मेरे साथी लोग, आप लोगों को मैं आज जो प्रकाश का परावर्तन पढ़ा रहा था उसी टॉपिक को फिर आगे कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था कि प्रकाश के परावर्तन में प्रकाश जब किसी चिकने तल पे पड़ती है तो पढ़ने के बाद वो उसी माध्यम में वापस लौट आती है। ये आप चेक कर सकते हैं। ये आपका परावर्तक तल है बेटा, चिकना तल है। इस पर जब प्रकाश की किरण पड़ती है तो पढ़ने के बाद में फिर उसका आंशिक भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। हम लोगों ने ये चीजें पढ़ ली थी। अब इसको अभिलंब बोलते हैं। अभिलंब के साथ जो कोण बन रही है अपतन कोण आई, परावर्तन कोण आ। इसको हमने पिछले वीडियो में किया था। आज उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। अब हम लोग ये देखेंगे बेटा कि प्रकाश का परावर्तन किस प्रकार के तल पे होता है। तो उसके लिए प्रकाश का परावर्तन इस चैप्टर में जो ईपी बोर्ड कक्षा 10 की बुक है उसमें समझाया गया है बेटा कि गोलीय दर्पण, जिसको हम लोग कह सकते हैं किसी कांच के खोखले गोले को काट करके बनाया जाता है और खोखला गोला जो होता है कांच का उसका एक उभरा हुआ तल मिलता है और एक दबा हुआ तल। कोई मतलब गोल चीज है अगर ऐसे उसको काटेंगे तो ये दबा हुआ तल मिलेगा, बीच से खोखला जैसे गेंद काट देंगे तो एक आप लोगों को एक बॉल काट देंगे बेटा तो एक दबा हुआ तल मिलेगा, एक उभरा हुआ तल। यूं कह सकते हैं हम लोग गोलीय दर्पण। इस प्रकार के गोले को काटेंगे और एक गोला, जैसे ये मानो एक गोला है आपका, ठीक। अगर इसको गोला है और बीच से खोखला है और बीच से इसको हमने काट दिया तो हमको इस तरह से दो पार्ट मिलेगा। इस तरह से दो पार्ट्स मिलेंगे, इस तरह से दो पार्ट्स मिलेंगे। अब ये कटोरे की तरह मिलेगा। अगर इसके पिछले साइड पर प्रिंट कर दिया जाए तो प्रकाश और इसके अंदर प्रिंट कर दिया जाए तो प्रकाश का परावर्तन यहां से हो जाएगा इसका, और इसका परावर्तन आंतरिक तल से होगा। जहां परावर्तन आंतरिक तल से होगा बेटा इस तरह से आपको ये गोलीय दर्पण देखने को मिल जाएगा गोलीय दर्पण। इस तरह से इसको गोलीय दर्पण कहते हैं, ठीक। इस तरह से मिलेगा जब खोखले कांच के गोले को काट कर निकालेंगे। अब गोलीय दर्पण जो है वो दो प्रकार के होते हैं बेटा। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण जो है वो दो प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं बेटा। एक तो ये वाला जिसमें दबे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन हो रहा है, और एक ये वाला जिसमें उभरे हुए तल से। इसको हम लोग केवल इसका पिछला वाला हिस्सा लेकर के इस प्रकार से बना सकते हैं। ये आपका बेटा इस पर हम लोग पीछे से पेंट कर देते हैं या पॉलिश किया हुआ तल, तो इसके अंदर से प्रकाश का परावर्तन हो जाएगा यहां से। ये पॉलिश किया हुआ तल है, पीछे वाला हिस्सा पॉलिश किया हुआ तल है। ऐसे दर्पण को हम लोग बोलते हैं बेटा अवतल दर्पण। जब दबे हुए तल से अवतल, और यदि पॉलिश इसके अगले दबे हुए तल पर पॉलिश कर दिया जाए, यहां पॉलिश कर दिया जाए और प्रकाश का परावर्तन इसके उभरे हुए तल से हो जाए, इसको हम लोग बोलते हैं बेटा उत्तल दर्पण। इसको हम लोग ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। और आगा मतलब अंदर, मतलब जो दबा हुआ तल है वहां से प्रकाश का परावर्तन हो रहा है। ऊ का मतलब उभरा, ऊ का मतलब उभरा। आ मींस बेटा अंदर, अंदर का मतलब दबा हुआ कह सकते हैं। और ऊ का मतलब उभरा हुआ, ऊ मींस उभरा हुआ। जब हमारे प्रकाश का परावर्तन उभरे हुए तल से होगा तो उसको हम लोग कहेंगे उत्तल दर्पण, और जब दबे हुए तल से होगा प्रकाश का परावर्तन तो हम लोग उसको कहेंगे अवतल दर्पण, ठीक। अब अवतल दर्पण से संबंधित बेटा इस चित्र में देख सकते हैं कि दर्पण में प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है। इस चीज को अब हम लोगों को देखना है कि दर्पण में प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है। तो आप देख सकते हैं आप यहाँ दर्पण में प्रकाश का परावर्तन सबसे पहले हमने अवतल दर्पण में यहाँ क्लियर किया है बनाने के लिए। तो अवतल दर्पण में जो दर्पण होता है मैंने बताया आप लोगों को एक खोखले गोले का पार्ट होता है बेटा। तो
अगर मान लो यहाँ से लेकर के यहाँ तक हिस्सा ये दर्पण है, मतलब यहाँ से यहाँ तक प्रकाश का परावर्तन हो सकता है, पीछे पालिश की गई है, काटी गई है खोखले गोले से, तो फिर इस खोखले गोले को आगे बढ़ाने पर एक गोला बन रहा है, देख रहे हैं आप लोग। तो ये जो खोखला गोला है कांच का, उसका एक सेंटर होता है बेटा केंद्र, उस केंद्र को हम लोग वक्रता केंद्र कहते हैं। और इस केंद्र से गुजरने वाली रेखा जो दर्पण के द्वारक को दो बराबर भागों में बांट दे, उसको हम लोग बोलते हैं मुख अक्ष बेटा। और ये जहां से प्रकाश का परावर्तन हो सके, जितने हिस्से से, दर्पण के जितने हिस्से से प्रकाश का परावर्तन हो सके, उस हिस्से को हम लोग बोलते हैं बेटा दर्पण का द्वारक। जैसे इसमें M और M, यहां से यहां तक प्रकाश पड़ेगा तो M दर्पण का द्वारक कहलाएगा। और बेटा जहां जिस बिंदु पर मुख अक्ष इस दर्पण को काटती है, उसको दर्पण का ध्रुव कहते हैं। और ये पालिश किया हुआ तल है पीछे, और इस ध्रुव से लेकर के भाई त्रिज्या पढ़े होंगे आप लोग गोला के बारे में आर्क में, तो ये त्रिज्या बनेगी यहाँ से यहाँ तक, इस त्रिज्या को हम लोग वक्रता त्रिज्या कहेंगे बेटा। ये देख लीजिए गोलीय दर्पण दो प्रकार होता है, एक बार फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। अगर आपको नोटिस मतलब नोट बनाना है तो आप वीडियो को यहीं पर पॉज कर दीजिए और आप लोग नोट्स बना लीजिए, उसके बाद में या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसमें क्या करेंगे बेटा, पालिश किया हुआ था, ये दो प्रकार का हुआ, इस तरह से हुआ। ये देखिए कुछ परिभाषाएं हम लोगों ने देखी, आगे फिर देख रहे हैं। अब देखते हैं, ये हमारी अवतल दर्पण के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। इस पर बाहर पालिश की गई है, ये आपका मुख अक्ष हो गया, ये अभी पता लग गया। अब इसका वक्रता केंद्र C होगा, ये दर्पण की ध्रुव P होगी। अब प्रकाश की किरणों, इस पर प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है, तीन प्रकार से होता है। पहला, जब प्रकाश किरणें मुख अक्ष के समांतर पड़ती है, मुख अक्ष के समांतर आती है, तो जब प्रकाश की किरणें इस पर मुख अक्ष के समांतर आएंगी तो फिर ये अंदर की तरफ मुख अक्ष की तरफ मुड़ जाती है, अभिसरित होती है, इसमें अभिसरित होती है प्रकाश की किरणें बेटा। अभिसरित का मतलब होता है कि किसी भी बिंदु से आकर के प्रकाश की किरणें एक पुंज पर अभिसरित हो जाए, इसको अभिसरित बोलते हैं, अभिसरित। और समांतर की किरणें, प्रकाश की किरणें समांतर आने के बाद मुख अक्ष के समांतर आने वाली जो प्रकाश की किरणें होती हैं बेटा दर्पण पर, परावर्तन के पश्चात मुख अक्ष को एक ही बिंदु पर काटती है, और इस बिंदु को हम लोग फोकस बिंदु कहते हैं। फोकस बिंदु क्या कहते हैं बेटा, फोकस बिंदु कहते हैं। ये दर्पण के ध्रुव से यहां तक की दूरी को हम लोग फोकस दूरी कहते हैं और F से प्रदर्शित करते हैं। इससे प्रदर्शित करते हैं F से, और ये यहां, और ये यहां से यहां तक वक्रता त्रिज्या बता दी है। और फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में जो संबंध होता है वो F बराबर R/2 होता है। मतलब जो हमारी फोकस दूरी होती है बेटा, वो क्या होती है, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ऐसे इसी प्रकार से आपके जो अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण मतलब जिसमें उभरे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन होगा, इसका बेटा वक्रता केंद्र इधर होगा, अंदर होगा, मतलब जिधर वस्तु होगी उसके पीछे होगा, और इस पर पीछे पालिश किया जाएगा। ये मुख अक्ष है, इस पर जब समांतर किरणें आएंगी तो ये अपसरित करता है, अपसरित, इसलिए इसको अपसारी दर्पण भी बोलते हैं, अपसरित। प्रकाश की किरणें पड़ने के बाद अगर ये देखो बेटा, हम लोग अभिलंब, जब किसी भी गोले में केंद्र से इस बिंदु को मिलाते हैं तो यहाँ 90 अंश का कोण बनता है। अगर हम लोग यहाँ 90 अंश का कोण खींच लें तो ये प्रकाश की किरण जो आपकी निकल रही है वो इस पर निकल जाएगी ऐसे, और यहाँ क्या होगा, ये कहीं अगर पीछे मिलाया जाए
तो ये कहां से निकलती हुई प्रतीत होगी? ये निकलती हुई प्रतीत होगी फोकस बिंदु से। क्या होगी? फोकस बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती है, निकलती हुई प्रतीत होती है। पहला नियम हो गया, दोनों में ये निकलती हुई प्रतीत होती है और इसमें वास्तव में आकर काटती है। इसका फोकस बिंदु यहां होगा, ये आपका उत्तल दर्पण है, इसका फोकस बिंदु पीछे होगा। आप क्या करेंगे? दूसरी कंडीशन है बेटा, जब प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष से निकल रही हो, जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष से निकल रही हो, मुख्य अक्ष से निकल रही हो, निकल रही हो या निकलती हुई प्रतीत हो रही हो, निकलती हुई प्रतीत हो रही हो, तो फिर ये दर्पण आपका, ये दर्पण का द्वारक मुख्य अक्ष। अब अगर प्रकाश की किरणें इस बिंदु से निकल ऐसे निकली, एक बिंदु स्रोत से निकल रही है, तो ये परावर्तन के पश्चात ये समांतर हो जाती है। आपके अवतल दर्पण में भी यही होता है, उत्तल दर्पण में अवतल तो हो ही गया बेटा, मतलब फोकस बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती है ऐसे, मतलब फोकस बिंदु से, ये पीछे क्योंकि इसका फोकस बिंदु आगे रहेगा, तो ये निकलती हुई प्रतीत होती है ऐसे, ऐसे प्रकाश की किरणें आती हुई प्रतीत होती है। अभी तो फोकस बिंदु पर जाएंगे, इसमें हम लोग क्या लिखवाए हैं? आ रही हो या निकलती हुई प्रतीत हो रही है, ऐसे प्रतीत हो रहा है कि प्रकाश की किरणें यहां से ये निकल रही है। तो फिर ये अपवर्तन के बाद बेटा ये ऐसे आती है और अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक, F होगा, यहां C होगा। तीसरी कंडीशन है, तीसरी कंडीशन है वक्रता केंद्र। तीसरी कंडीशन है प्रकाश की किरण जब वक्रता केंद्र से आ रही है, प्रकाश की किरण जब वक्रता केंद्र से आ रही हो, वक्रता केंद्र से आ रही हो, जब प्रकाश की किरणें बेटा वक्रता केंद्र से आती है, तो क्या होता है कि उनका किसी प्रकार का परावर्तन उनका उसी पर हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि जो वक्रता केंद्र से जब किसी वृत्त में, किसी भी वृत्त में अगर किसी केंद्र को परिध से मिलाया जाए, तो ये परिध के साथ 90 अंश का कोण बने। और प्रकाश के परावर्तन में आपने अभिलंब वाले में पढ़ा था कि अभिलंब क्या होती है? 90 अंश की कोण बनती है और उसी मार्ग पर वापस प्रकाश लौट जाती है। अभिलंब 90 अंश पर डाला जाए तो क्या होगा? जब बेटा ये आपका अपवर्तन होगा 90 अंश के कोण पर, जब प्रकाश का किरण डाला जाएगा ये तीसरे में, ये मान लो आपका उत्तल लेंस है, इस पर जब यहां से आएगा, ये F हो गया बेटा, ये C, तो फिर ये इसी पर आएगा, जिस पर उसी पर वापस लौट जाएगा। ठीक, इसमें क्या होगा? इसमें भी देखते हैं बेटा, इसमें वक्रता केंद्र पीछे होता है, फोकस बिंदु यहां होती है, प्रकाश की किरण यहां से निकलती हुई प्रतीत होगी और उसी पर वापस जाएगी। तो इसमें क्या होगा बेटा? ऐसे आएगा और फिर उसी पर वापस लौट जाएगा। अब हम लोग देखते हैं चिन्ह प्रपाटी नियम, कक्षा 10 की गणित में हम लोग पढ़ चुके हैं कि ये आपकी मुख्य अक्ष है, ये क्या है? मुख्य अक्ष। एक्सिस बोलते हैं इसको, एक्स अक्ष, और इसको वाई अक्ष। कोई भी दूरी जो होती है बेटा, एक्स अक्ष पर इधर प्लस और इधर माइनस, ये इधर भी प्लस होती है बेटा, इधर माइनस होती है। अगर हमारा दर्पण यहां है, मान लो ये उत्तल दर्पण है या अवतल दर्पण है, चलो, तो दर्पण के पीछे जितनी भी दूरी इधर ली जाएगी वो सब, चाहे u हो, चाहे b हो, चाहे f हो, सब धनात्मक। तो ये देखो इसकी फोकस दूरी पीछे है, इसलिए
जो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है f है बेटा, वो धनात्मक होगी फोकस दूरी, जबकि अवतल दर्पण की जो है इस तरफ है, एक्सिस के बाहर है, तो ये f जो होगी बेटा ये ऋणात्मक होगी। तो हम लोगों ने क्या देखा बेटा, फटाफट आइए रिवीजन कर लें। सबसे पहले जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है दोनों दर्पणों में, तो पर अपवर्तन होने के बाद फोकस बिंदु से गुजरती है, लेकिन जब प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष से निकल रही हो या निकलती हुई प्रतीत हो, मुख्य अक्ष किसको मानते हैं बेटा, फोकस बिंदु से, मतलब मुख्य अक्ष पर हो और फोकस बिंदु से निकले तो ये समांतर हो जाती है। इसको बेटा अच्छे से पढ़ना, क्योंकि जब हम लोग दर्पण में प्रतिबिंब का बनना पढ़ेंगे तो अगर इसकी जानकारी नहीं है तो फिर प्रतिबिंब नहीं बना सकेंगे किरण आरेख के माध्यम से। फिर अगर प्रकाश की किरणें प्रकाशित केंद्र मतलब वक्रता केंद्र से आ रही है तो इसका उसी जिस पर आएंगी उसी पर वापस लौट जाएंगी, क्योंकि 90 अंश पर यहाँ पड़ेगी और ऐसे जहां भी होगा बेटा प्रकाशित केंद्र वाला उसी पर लौट जाएगा। तो बेटा मेरा वीडियो कैसा लगा, लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अन्य ग्रुपों में भी शेयर कर दीजिए, जिससे कि ये जानकारी आपके अन्य मित्रों तक पहुंच सके, और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि मेरे द्वारा बनाई गई सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। और फिर अगले वीडियो में इसको कंटिन्यू करेंगे, पढ़ेंगे उत्तल और अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना।